अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन की प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने अंडरस्टैंड किया स्पीशी, कॉमन एंसेस्टर और पास पेपर क्वेश्चन, और याद रहे वो पास पेपर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 12 रिपीट होते हैं। तो आप उस पार्ट को लाजमी देखें क्योंकि वो IGCSE और ओ लेवल स्टूडेंट्स दोनों के लिए, और ये वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ IGCSE स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ DNA एविडेंस को भी स्टडी करना है, जो कि ओ लेवल्स में नहीं है। इसमें हम वीडियो के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले ये कि वाई वी यूज़ DNA इन क्लासिफिकेशन एंड व्हाट डज DNA एक्चुअली डू। तो इसका लिंक इनहेरिटेंस के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनहेरिटेंस में DNA को डिटेल में बताया गया हुआ है। तो हम क्लासिफिकेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे और उसमें थोड़ा इनहेरिटेंस का टच भी होगा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन को। सो वी शुड गेट बैक टू आवर वीडियो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन DNA एविडेंस को हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि DNA है क्या। इसके स्ट्रक्चर का जिक्र बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में किया गया है। हम इसको एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि क्यों हम इसको क्लासिफिकेशन में यूज़ कर रहे हैं। DNA इज़ आर जेनेटिक मटेरियल जो कि क्रोमोसोम में स्टोर होता है। क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। इसका एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, 4 अल्फ़ाबेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। A स्टैंड फॉर एडेनिन विच पेयर अप विथ थाइमिन, G फॉर ग्वानिन विच पेयर अप विथ साइटोसिन। और ये जो DNA का जो आपको ये बेस सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये हर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है। और अगर हम इस बेस सीक्वेंस के बारे में, इस सीक्वेंस के बारे में बात करें जो DNA बेसिस हैं, तो इसको हम जीन कहते हैं। अब ये जीन का फंक्शन क्या, हम इसको लेटर ऑन अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये था DNA का के स्ट्रक्चर का एक क्विक ओवरव्यू। और आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये हर ऑर्गेनिज्म, इनका जो सीक्वेंस है, ये हर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है इसके बारे में। अब हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाई इज़ DNA यूज इन क्लासिफिकेशन। इसका सबसे पहला रीज़न ये है, जो मैंने पहले ही रिकॉल कर दिया, कि हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है, और जितना ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेट करते हैं, उनके ये जो बेस सीक्वेंस है ना, उनका DNA आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि उनके बेस सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस मिलती है। जैसे एक कॉमन इंसेस्टर से अगर डिफरेंट स्पीशी इवॉल्व होती हैं, माइक्रो इवॉल्व होती हैं, तो उनके DNA में जो बेस सीक्वेंस है ना, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। DNA जो एविडेंस होता है ना, ये एक्यूरेट होता है। ये हमें बताता है कि किस तरह ऑर्गेनिज्म आपस में, कितना क्लोजली ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है, किसी साइंटिस्ट का ओपिनियन नहीं होता, और ये इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अपीयरेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हम अपीयरेंस पे ऑर्गेनिज्म को जज करें, तो हम कह सकते हैं कि जो शार्क और डॉल्फिन है, ये आपस में बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं। लेकिन DNA एविडेंस हमें ये चीज़ बताता है कि शार्क बिलोंग टू फिश ग्रुप एंड डॉल्फिन बिलोंग टू मैमल ग्रुप, और इनके DNA में डिफरेंसेस हैं। तो हमें DNA एविडेंस साइंटिफिक डेटा देता है, एक्यूरेट साइंटिफिक डेटा देता है कि क्या ये ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेट करते हैं या नहीं। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो ये है कि व्हाट डज DNA एक्चुअली डू। इसका क्या रोल है एक सेल के काम करने की सलाहियत में, इसका क्या रोल है कि ये किस तरह सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। DNA कंट्रोल हाउ अ सेल वर्क्स बिकॉज इट गिव द इंस्ट्रक्शन टू मेक प्रोटीन। मैंने आपको पहले रिकॉल किया था, हमने जीन के बारे में अंडरस्टैंड किया था। जीन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ DNA बेसिस, और मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन को मैं अगेन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो वो जीन है ना आपके पास, वो इंस्ट्रक्शन देती है राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए। अच्छा, अब ये प्रोटीन जो बनते हैं, तो ये सेल के फंक्शन को किस तरह कंट्रोल करते हैं। प्रोटीन आपको पता है, जो इंजाइम्स हैं, मेम्ब्रेन कैरियर्स हैं, जो रिसेप्टर एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, सारे प्रोटीन्स ही हैं, और इनका हमारी सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दीज प्रोटीन कंट्रोल हाउ द सेल वर्क्स। अब ये प्रोटीन किस तरह कंट्रोल करते हैं कि सेल के फंक्शन को किस तरह कंट्रोल करते हैं, और सेल के काम करने की सहायता को किस तरह कंट्रोल करते हैं। इंजाइम्स आपको पता है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इनका बहुत रोल है। मेम्ब्रेन कैरियर्स इसी को कंट्रोल करते हैं कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या जाएगा। और जो रिसेप्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे हार्मोन्स हैं आपके पास, जो नर्व इम्पल्स में जब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होती है, तो उसमें साइनेप्स का जो प्रोसेस होता है, उसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जिस ऑर्गेनिज्म का DNA की जो बेस सीक्वेंस है, वो आपस में क्लोजली रिलेट करेगी ना,
तो इसका मतलब है कि वो सेम टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। इन सब पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आपके माइंड में दो तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये कि किस तरह डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन्स बनाने के लिए, और जो ऑर्गेनिज्म जिनका डीएनए बेस सीक्वेंस में सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो किस तरह आपस में क्लोजली रिलेट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ कि जिन ऑर्गेनिज्म का डीएनए बेस सीक्वेंस सेम होता है तो वो सेम तरह के प्रोटीन बनाते हैं, और वो सेम तरह के प्रोटीन बनाने की वजह से उनकी करैक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब कौन सी करैक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनकी बॉडी शेप में रिजेंबलेंस होती है, उनका जो हेयर या फर कलर होता है उसमें रिजेंबलेंस होती है, उनकी आई कलर में रिजेंबलेंस होती है, उनकी डाइजेशन एबिलिटीज़ क्या हैं कि वो प्लांट बेस्ड डाइट होती है उनकी, या वो मीट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। इन सब में हमें सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। तो अल्टीमेटली हमें मॉर्फोलॉजी जो उनकी अपीयरेंस है उसमें सिमिलैरिटीज़ मिलती है, और उसका रीज़न ऑल द वे बैक टू द कि उनकी डीएनए बेस जो सीक्वेंस है उसमें हमें सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। तो इस तरह बेसिकली डीएनए को इसलिए हम क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो हम अपीयरेंस पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कभी कभी ये होता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में अपीयरेंस वाइज सेम लग रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि आपस में क्लोजली रिलेट करते हैं, लेकिन डीएनए एविडेंस हमें बताता है कि आपस में क्लोजली रिलेट नहीं करते। और जो डीएनए एविडेंस हमें बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेट कर रहे हैं तो उसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा हमें रिजेंबलेंस मिलती है। अब मेरा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का जिक्र किया था कि किस तरह डीएनए प्रोटीन के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसके लिए हम ना इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। असल में ना इस प्रोसेस की डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईजीसीएसई सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की डिटेलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं आपको एक बिगर पिक्चर इसकी शो करवा रहा हूँ। डीएनए की जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जीन होती है उसके फंक्शन को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास बेसिकली ना एक जीन है, जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस है ना उसको जीन कहते हैं। जीन जो है ना वो इंस्ट्रक्शन देती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये आपके पास मैसेंजर आरएनए आ गया। ये मैसेंजर आरएनए मूव करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम्स होते हैं जिनका काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ये उनके पास मैसेंजर आरएनए ये इंस्ट्रक्शंस उनके पास लेके जाता है। जो राइबोसोम है वो इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, जो उसको जीन्स ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो अमाइनो एसिड को असम्बल करके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना देता है। अब जो मैसेंजर आरएनए पे जो सीक्वेंस होता है ना ये बेसिस का, ये डिसाइड करते हैं कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी, और फिर डेफिनेटली जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं उससे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। तो उससे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है वो भी स्पेसिफिक होता है कि फिर उसका यूज़ कहाँ पे होगा, कि वो प्रोटीन के वो एंजाइम के तौर पे यूज़ होगा, या वो कैरियर प्रोटीन के तौर पे यूज़ होगा, या एक रिसेप्टर के तौर पे यूज़ होगा। तो ये था, इस तरह डीएनए जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है आप कह लें राइबोसोम को कि वो प्रोटीन एक स्पेसिफिक तरह का प्रोटीन बनाए। अब मैं इस टॉपिक के सिलेबस पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्सप्लेन दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एम टू रिफ्लेक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कि किस तरह एक कॉमन इंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशी इवॉल्व करती हैं, माइक्रो इवॉल्व करती हैं। इसका जिक्र कुरान में भी है। इसे प्रीवियस वीडियो जो क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें क्योंकि उसमें मैंने माइक्रो एवोल्यूशन को बहुत डिटेल में कुरानी के रेफरेंस के साथ और एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल ऑफ फ्लिंचेस के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया, एंड दैट पार्ट इज़ फॉर बोथ ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई। सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेन दैट द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको समझ आइए कि क्यों मैंने जो पीछे हमने जितना भी डिस्कस किया कि डीएनए बेस सीक्वेंस के बारे में हमने जो बार बार जिक्र किया, तो उसको मैंने इतनी इंपॉर्टेंस दी, मैंने आपको सारा ओवरव्यू दिया सिर्फ इस सिलेबस पॉइंट की वजह से। लास्ट पॉइंट, एक्सप्लेन दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच शेयर अ मोर रीसेंट एंसेस्टर आर मोर क्लोजली रिलेटेड हैव बेस सीक्वेंस इन डीएनए दैट आर मोर सिमिलर। मतलब जो ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेट करते हैं ना, तो उनके जो बेस सीक्वेंस है ना वो सिमिलर होते हैं। ये सारा हमने पहले पीछे इसी के बारे में बात किया। और जिनका बेस सीक्वेंस सेम नहीं होगा तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि वो दो डिफरेंट इंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए हैं, उनके इंसेस्टर्स डिफरेंट हैं।
तो ये थे जी हमारे पास 3 सिलेबस पॉइंट जिनको मद्देनज़र रखते हुए अब हम मूव करते हैं पास्ट पेपर्स की तरफ। और पास्ट पेपर्स में हम पहले इजी क्वेश्चंस को देखेंगे, देन वी मूव टूवर्ड्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, DNA कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेब्स ऑफ स्पाइडर। दिस DNA कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द स्पीशी ऑफ स्पाइडर दैट मेड द वेब एंड द स्पीशी ऑफ प्रे कॉट इन द वेब। अब वेब से हम डीएनए को किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि जो स्पाइडर वेब जो है ना बेसिकली वो आपके पास प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड सीक्वेंस के बारे में पता लगेगा और अमाइनो एसिड सीक्वेंस से हमें डीएनए बेस सीक्वेंस के बारे में पता लग जाएगा। तो हमें ये पता लग जाएगा ये जो स्पाइडर है इसकी स्पीशी कौन सी है, और अगर उस वेब में कोई प्रे कॉट हो गया, तो जैसे कोई हाउस फ्लाई है तो वो कोई और इंसेक्ट है तो वो किस स्पीशी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पाइडर वेब्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पीशी। जो मैंने आपको पहले ही रिकॉल कर दिया वो इसका आंसर है। अब मैं आपके साथ इसकी एमएस शेयर कर देता हूँ। जो एक इसमें पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह करेंगे कि जो बेस सीक्वेंस है, हम बेस सीक्वेंस को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपके पास अमाइनो एसिड सीक्वेंस है ना उससे हम डीएनए बेस सीक्वेंस को या जीन्स की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। जब हमें इसके बारे में पता लग जाएगा तो हम उसको कंपेयर करेंगे कि ये डीएनए जो हमारे पास बेस सीक्वेंस है क्या ये किसी स्पीशी के साथ आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है। तो अगर उस स्पीशी के साथ मैच करती है तो डेफिनेटली ये उस स्पीशी का डीएनए है, तो हमें वो स्पाइडर के डीएनए के बारे में पता लग जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि वो जो प्रे कोट हुआ था कोई इंसेक्ट है तो वो किस स्पीशी का है। तो एक तो हमने पहले ये आइडेंटिफाई करना है। वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि जब हम प्रोटीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस से डीएनए बेस सीक्वेंस के बारे में पता लगेंगे और बाद में हमने उसको कंपेयर करना है। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल स्टूडेंट आंसर शेयर कर देता हूँ कि यू शुड राइट दिस आंसर टू गेट 2 मार्क। each sequence each species has a unique sequence of DNA in its sequence of bases in its DNA। एक मार्क हमें इसका मिलेगा। दिस सीक्वेंस कैन बी कंपेयर्ड विद रेफरेंस डीएनए ऑफ नॉन स्पीशीज़। जो हमें जिन स्पीशीज़ के डीएनए बेस सीक्वेंस के बारे में पता, जब हम उसे कंपैरिजन में करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये किस स्पीशी का डीएनए। तो हम स्पाइडर की स्पीशी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो प्रे कोई हाउस फ्लाई है कोई और इंसेक्ट है उसकी स्पीशी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A giant rat was discovered in a natural rainforest on Wangunu Island. Scientists wanted to determine if it was a new species. Explain how the scientists can use tissue samples to classify this rat. सिंपल आंसर है इसका कि जी टिश्यू कल्चर से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे बेस सीक्वेंस के बारे में पता लगेगा और उस बेस जो सीक्वेंस है उसको कंपेयर करेंगे कि ये किसी स्पीशी से मैच कर रही है। अगर वो मैच करेगी तो आपके पास ये एग्जिस्टिंग स्पीशी है और अगर वो मैच नहीं करेगी तो डेफिनेटली एक नई स्पीशी ऑफ रैट डिस्कवर, वो एक नई स्पीशी ऑफ रैट होगी। मार्किंग स्कीम कि सबसे पहले हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे या प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे टिश्यू से और उसके बाद जो डीएनए सीक्वेंस आई है उसको हम जो हमारे पास जिन रैट की स्पीशीज़ के हमारे पास डीएनए सीक्वेंस हमें पता है उनके साथ कंपेयर करेंगे, जिसे हम कहते हैं डीएनए डेटाबेसेस। कि हम एक ऑर्गेनिज्म की जो बेस सीक्वेंस है उसके बारे में हमें पता होता है तो उससे कंपेयर करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये एक एग्जिस्टिंग स्पीशी है या एक ये न्यू स्पीशी है। तो मैं आपके साथ इसका एक एग्जांपल स्टूडेंट आंसर शेयर कर देता हूँ। Scientists extract DNA from the rat's tissue and determine its base sequence. Then they compare this sequence with DNA of known species to find its closest ancestor. तो हमें पता लग जाएगा कि जी ये इस इंसेस्टर से ये स्पीशी इवॉल्व हुई है। तो अगेन बात है कि पहले आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने कंपेयर करना है। आइडेंटिफिकेशन कंपैरिजन यही चलता रहेगा। अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन के सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे। मैंने इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के टॉपिक का नहीं देखा। जाइंट पांडास, द क्लासिफिकेशन ऑफ जाइंट पांडास एल्यूरोपोडा मिलियानोल्यूसा इनका साइंटिफिक नेम है। इन्होंने उनकी पिक्चर जाइंट पांडा की पिक्चर शेयर की हुई है। फोटोग्राफ बी इज़ ऑफ रेड पांडा जिसका साइंटिफिक नेम है एल्यूरस फुल्गेंस। और तीसरी पिक्चर जो उन्होंने शेयर की हुई है वो पोलर बियर की है, अर्सस मैरिटिमस। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डीएनए कैन ऑल्सो बी यूज टू क्लासीफाई स्पीशी।
Molecular biologists compared the DNA base sequence of 8 species from the same vertebrate group. They used the difference to draw a classification diagram. The diagram shows the classification diagram for these 8 species. The shorter the horizontal distance from 2 species to the branching point that they share, the more similar their DNA sequence are and more closely related the two species are. इसका मतलब है वो किसी कॉमन इंसेस्टर से इवॉल्व हैं जिनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास कम होगा. हॉरिजॉन्टल से मुराद है ये डिस्टेंस, दिस इज़ वर्टिकल एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल. तो जिनका कम होगा तो डेफिनेटली वो किसी कॉमन इंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं. द स्केल ऑन द डायग्राम शो द टाइम एट विच द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एस्टिमेट दैट ईच ब्रांचिंग पॉइंट अकर्ड. तो मतलब क्योंकि आपको पता है जो माइक्रो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ऐसे तो नहीं है ना कि एक दिन बाद ही किसी कॉमन इंसेस्टर से एक दिन बाद एक डिफरेंट स्पीशी इवॉल्व हुई अगले दिन कोई. तो ये मिलियन ऑफ ईयर का एक प्रोसेस है, मिलियन ईयर का प्रोसेस है. तो इसलिए उन्होंने एक टाइम स्केल भी हमें दिया था. तो अब हम मूव करते हैं उस क्लासिफिकेशन डायग्राम की तरफ. अब ये हमारे पास 8 जो हमारे पास वर्टिब्रेट ग्रुप की 8 डिफरेंट स्पीशी हैं. अब इसमें ये है रेड पांडा, जाइंट पांडा, पोलर बेयर. अच्छा अब देखें अपीयरेंस पे देखा जाए तो हमें ये लगता है कि रेड पांडा और जाइंट पांडा किसी एक इंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन डीएनए एविडेंस ने हमें ये बताया है कि जाइंट पांडा मोर क्लोजली रिलेट कर रहा है पोलर बियर से. ये देखें ना किसी एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है इनका, और ये देखें ये रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं. कोई कॉमन इनका इंसेस्टर था जिससे ये रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं. अराउंड वी कैन से कोई 20 मिलियन ईयर अगो ये आपके पास इवॉल्व हुए हैं. और अगर रेड पांडा और फेरेट को देखें तो दे इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर यू कैन से एस्टिमेटेड 40 मिलियन ईयर अगो. तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन डायग्राम है. अब देखते हैं कि अब ये सारा इसने बेसिकली हमें एक डेटा प्रोवाइड किया. इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन. तो अब देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. मॉर्फोलॉजी जो अपीयरेंस होती है कैन ऑल्सो बी यूज टू क्लासीफाई स्पीशी. हम अपीयरेंस के बिहाफ पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है क्लासिफिकेशन का. सम साइंटिस्ट थिंक दैट मॉर्फोलॉजी सजेस्ट दैट द जाइंट पांडा इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द रेड पांडा. और हमें भी ऐसा लगा कि जाइंट पांडा नाम में भी रिजेंबलेंस है और देखें वो उनकी डाइट भी सेम है, अपीयरेंस भी उनकी सेम है, तो रिजेंबल करते हैं. लेकिन हमें जो क्लासिफिकेशन डायग्राम है वो बता रही है कि पोलर बियर ज़्यादा रिजेंबल करता है. डिस्कस द एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट द जाइंट पांडा बीइंग मोर क्लोजली रिलेटेड टू द रेड पांडा. कि हमें एविडेंस दें कि जाइंट पांडा ज़्यादा क्लोजली रिलेट करता है रेड पांडा से देन इट इज़ टू द पोलर बियर. इसके फेवर में भी एविडेंस दे और इसके अगेंस्ट भी एविडेंस दे. और जितनी भी उन्होंने पिक्चर्स हमें शेयर की हैं, जो उन्होंने डायग्राम शेयर की क्लासिफिकेशन डायग्राम, और जो उन्होंने 3 पिक्चर्स हमें शेयर की हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की. 5 मार्क का एक लेंथी क्वेश्चन है, मैंने इसलिए कहा था सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है. अब मैं आपके साथ इसकी मार्किंग स्कीम शेयर करता हूँ कि हम उसमें कीवर्ड्स को देखें कि कौन से कीवर्ड्स हमने यूज़ करने हैं. अब जो इसके फेवर में है वो फेवर में ये है कि जो जाइंट पांडा और रेड पांडा है ये सेम डाइट को शेयर करते हैं. दे वर ईटिंग बैम्बू. हर्बीवर्स एंड प्लांट बेस्ड डाइट होती है, सिमिलर इकोसिस्टम में रहते हैं, और इनकी बॉडी पर जो फर मार्किंग्स हैं ना वो भी रिजेंबल करती हैं. और दूसरा है कि इनकी ईयर पोजीशन, अगर आप पिक्चर में उसको थोड़ा रिकॉल करें पिक्चर को, तो उसमें ईयर पोजीशन भी इनकी सेम है. अब इनके अगेंस्ट में जो हमने क्लासिफिकेशन डायग्राम को देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि शॉर्टर डिस्टेंस था जाइंट पांडा का और पोलर बियर का, कि एक वो बहुत रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं, और उनमें डिफरेंसेस जो हैं, जो डीएनए बेस सीक्वेंस है वो ज़्यादा सिमिलर है, मतलब जाइंट पांडा की और पोलर बियर की एज़ कम्पेयर टू द रेड पांडा. रेड पांडा अपीयर्ड फर्स्ट कोई 40 मिलियन ईयर अगो, वो इवॉल्व हुए थे एक कॉमन इंसेस्टर से, रेड पांडा एंड फेरेट. और जो जाइंट पांडा और पोलर बियर थे वो अराउंड 20 मिलियन ईयर अगो. तो इसमें जो आपके पास जो रिसेंटली इवॉल्व हुआ है उसका मतलब ये है कि उसमें कम चांसेस होंगे म्यूटेशंस के. होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो जीन में चेंजेस आते रहते हैं. तो डेफिनेटली 40 मिलियन ईयर अगो ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म थे आपके पास रेड पांडा और फेरेट इवॉल्व हुए हैं. तो इनमें आपके पास इनकी जीन्स जो बेस सीक्वेंस है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होंगे एज़ कम्पेयर टू जाइंट और पोलर बियर की बेस सीक्वेंस में. कॉमन इंसेस्टर इनका क्योंकि कॉमन इंसेस्टर से इवॉल्व है इसलिए बेस सीक्वेंस में सेम होगा. और डीएनए डेटा जो मैंने आपको पहले बताया था ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये सब्जेक्टिव होता है आपके पास, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, किसी साइंटिस्ट का ओपिनियन नहीं होता, और ये एग्जैक्ट साइंटिफिक डेटा होता है. अब ये देखें यहाँ पे आपने ना कीवर्ड्स को आपने सर्च करना है कि अपने माइंड में वो कीवर्ड्स रखें जिनको हम
अपने आंसर में यूज़ करेंगे और मैं आपके साथ इन्हीं की MS के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल आंसर शेयर कर देता हूँ। स्टूडेंट आंसर: Some features suggest that the giant panda is closer to the red panda because both are herbivores eating bamboo and show similar fur marking and ear positions. अब ये था इसके फेवर में कि जाइंट पांडा रिजेंबल करता है रेड पांडा को। अब इसके अगेंस्ट में हाउएवर द DNA एविडेंस जो क्लासिफिकेशन डायग्राम थी उसने ये बताया कि जाइंट पांडा ज़्यादा क्लोज़र है पोलर बियर के, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच डिस्टेंस था उनका वो शॉर्टर था। मीनिंग फ्यूअर DNA बेस सीक्वेंस, इनके मतलब DNA बेस सीक्वेंस में कम डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं जाइंट पांडा एंड पोलर बियर। द जाइंट पांडा एंड पोलर बियर शेयर अ मोर कॉमन रीसेंट कॉमन इंसेस्टर जो 20 मिलियन ईयर अगो से ये उस कॉमन इंसेस्टर से ये माइक्रो इवॉल्व हुए हैं। लेकिन रेड पांडा जो है वो इवॉल्व हुआ है अराउंड 40 मिलियन ईयर अगो, जिसकी वजह से इसकी जीन्स को ज़्यादा टाइम मिल गया म्यूटेट करने में। और हमें पता है कि जो DNA डेटा है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्वांटिटेटिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, वो किसी साइंटिस्ट का ओपिनियन नहीं होता। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन DNA एविडेंस। जज़ाकल्लाह।